अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी अजीब गर्दाब में फंसी हुई है। कहा जाता है जी मुज़ाकरात या स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे, लेकिन कल हमने ये देखा कि सोहेल खान आफरीदी जो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि 10 जून को हम पार्लियामेंट के सामने जिस दिन बजट पेश होना है एहतजाज करेंगे। उसके ऊपर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया और कहा पार्टी ने भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। उसका जवाब आज सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त लेकर पहुंचे थे कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, वो बजट के हवाले से रहनुमाई लेना चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने शेख वकास अकरम को किसी और का आलाकार करार देते हुए कहा कि अगर शिरकत करनी है तो ठीक है, लेकिन किसी और का आलाकार ना बने। अब सवाल बुनियादी यह है कि अब जब सोहेल आफरीदी ऐलान कर रहे हैं तो क्या यह समझा जाए कि महमूद खान अचकज़ई से इख्तियारात पीटीआई ने वापस ले लिए हैं, या फिर पीटीआई कंफ्यूज है कि कब फैसला करना है कब फैसला नहीं करना। और फिर 10 जून को अगर आप असेंबली के बाहर बैठते हैं तो क्या असेंबली खाली होगी, क्या गवर्नमेंट को वॉकओवर दिया जाएगा? और फिर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सवालात उठा रही है। आज भी पंजाब पुलिस के रवैये और एनओसी के ऊपर बात की है। ये किससे सवालात किए जा रहे हैं? क्योंकि दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, ये किसके लिए कोई ग्राउंड सेट किया जा रहा है अगर उनके कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं? फिर ये जो तरमीम आने वाली बातें हैं, कल हमारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलीना शिगरी साहिबा के शो के अंदर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आइन में जो तरमीम है वो आइन मुअत्तल होने से बेहतर है। आया ये हुकूमत का कोई खदशा है, कोई खतरा है, या गवर्नमेंट ये समझती है कि चूंकि होना तो होना ही है तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? फिर बजट है, बजट में 45,000 कम से कम उजरत की बातें हो रही हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या इस वक्त 45,000 के अंदर पाकिस्तान का आम शहरी, जब पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा हों, जब बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हों, क्या आम शख्स इसमें जिंदगी गुजार सकता है? ऐसे में जब गवर्नमेंट्स अपने लिए बहुत ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रख रही हो, आम आदमी को क्या मिलेगा? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है और अपने तीनों मौजूद मेहमानों को तारुफ करवाते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून के बड़े वाइब्रेंट रहनुमा सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब ने। संधू साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। और हमें ज्वाइन कर लिया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रजा हारून साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया। रजा हारून साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज मेरा ख्याल है आज गवर्नमेंट से करते हैं, क्योंकि कल हमने ये देखा कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी हैं उन्होंने 10 जून की कॉल दी है इस्लामाबाद की। उमूमन ये देखा गया कि बजट के मौके के ऊपर गवर्नमेंट्स को टफ टाइम मिलता है, वजीर खजाना को तकरीर करना आसान नहीं होता। संधू साहब, आप तो बड़े खुश होंगे अगर उस दिन ऑपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर निकलती है, असेंबली में अगर वो नहीं होंगे तो बजाय इसके ज्यादा परेशान है, ये इस बात के ऊपर खुश हैं कि खुली खुली तकरीर होगी, कोई मसला मसाइल भी नहीं होगा? नहीं गोंदल साहब, सिचुएशन बड़ी परप्लेक्स्ड है और मैं बताना चाहता हूँ मुझे नहीं समझ आ रही इनके पीटीआई की कि कितने ग्रुप्स हैं। मैं अक्सर इनसे भी बात होती है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मोहम्मद साहब। अलीमा खान कल कह रही थी कि आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लिखा आ रहा, हर टीवी पे आ रहा है कि बड़ी गलत इसने बात की है, सोहेल आफरीदी ने इसने मुलाकात की फलां से, और इनके अंदर इतने ग्रुप्स हैं और मुझे नहीं पता उसकी कॉल को कौन बैक करता है, कौन सपोर्ट करता है। ये कॉल दिलवाई गई है क्या वो भी गंडापुर की तरफ विकेट के तीनों तरफ खेल रहा है? तो ये समझ नहीं आ रही इनकी कोई भी। इन्होंने अपने आप को अपना हर रोज अपना, एक तो होता है ना कल्हाड़ी पाँव पे मारी, इन्होंने कल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर अपने पाँव मारे हैं। बिल्कुल टोटली मैं उस दिन कह रहे थे बड़ा अच्छा मौका आया था पिछले दिनों जब पूरी कौम यौम मार का हक मना रही थी। तो आप देखें पूरे केपी में, पूरे और किसी जगह पे किसी तरीके इंसाफ वाले ने दुश्मन से लड़ाई हुई थी ना। इनके तो साथ चलो जो भी मुकदमात हैं 9 मई से वो तो इससे पीछे छूटना नहीं कभी, इनके वो जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से किया इन्होंने, इतना ही किया कि कहीं किसी जगह पे ये भी एक केक काट लें ताकि कोई मुज़ाकरात का किसी तरीके का कोई रास्ता बनाए। हालांकि जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं उधर भी आता सीखना वैसे मुस्लिम लीग नून से चाहिए जी, पीटीआई को उनको सीखना आपसे चाहिए। डेफिनेटली सीखे सिखाए हैं, लेकिन अब हो गए हैं। एक बंदा पंजाबी जी राह पे जाना, एक बंदा किराए पे जाना, ये किराए पे गए हैं असल में गोंदल साहब। तो जट वैसे एक बात है, मुलाकात कराने में कोई हर्ज तो नहीं है। जब आप शहबाज साहब वजीर आजम थे और मियां साहब लंदन में थे तो आपकी पूरी काबीना जाती थी, उनको ब्रीफ करती थी। जी मैं बताता हूँ, इनका वोट भी तो इमरान खान को मिला। मैं बताता हूँ, कैदी के और हुकूक होते हैं मुलाकात के लिए, एक आम आदमी जो उसके और हुकूक होते हैं जब तक वो कन्विक्टेड नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो हाई कोर्ट में 3 जजेस ने इनका केस सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे जो कुछ वहां पे लिखा गया उन शराइत पे ये पूरे नहीं उतरे। तो अब मामला जो है वो हाई कोर्ट और इनके दरमियान है। ये जाएं दोबारा कि हम इस पे पूरा उतरेंगे। जब इनकी सिस्टर की हमारी काबिल एहतराम है, मैं तो आपको पता मेरा फैब्रिक फर्क है, मैं किसी की मतलब अपना खवातीन के बारे ऐसी बात ही नहीं कर सकता। तो जब इनकी बहन की मुलाकात हुई खान साहब की
आपको 26 मिनट और 33 सेकंड मुलाकात थी, और उसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी। इनको शायद हमारे मोहम्मद साहब का ना पता हो, लेकिन हमें पता है। तो जो कुछ उधर बातें कि ये फलां कॉल देगा, ये फलां कॉल देगा, आपने फलां को मिलना, आपने फलां को मिलना, सारी सुनी है वैसे? नहीं, मैंने बल पता चल ही जाता जी चीज़ों से सारी चल जो। जाता हाँ। है। तो इस हवाले से मुलाकात हमें तो कोई, हमें क्या एतराज़ है, मुलाकात होनी चाहिए। मैं खुद ये कहता खुद ही हूँ कसूरवार आप कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं है, ये खुद इसलिए कसूरवार है कि ये हाईकोर्ट गए हैं। देर 265 है मोहम्मद साहब। मुझे एक बड़ी खुशी है मोहम्मद साहब की, उनको पता कि आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो वो अब मैं जब भी आता हूँ वो लॉ की बात जरूर करते हैं। और मैंने देखा उन्होंने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन जरा इनको मोहम्मद साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो 10 जून के हवाले से आप लोगों ने कॉल दे दी है आपकी वजीर आला ने, तो ये तो गवर्नमेंट को वॉक ओवर देंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये है कि हम ये देखते हैं जब पीटीआई के ऊपर तनकीद होती है, उनसे सवाल उठाया जाता है कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो कहते हैं देखें ये फैसला करना है महमूद खान अचकजई ने कि मुज़ाकरात करने हैं या स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला होना है, क्योंकि इमरान खान ने उनको अथॉरिटी दी हुई है। तो अब महमूद खान अचकजई ने तो ये ऐलान नहीं किया, अब सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया है, तो आपने अब फैसले सिलेक्टिव हैं, कब एहतजाज करना है वो सोहेल अफरीदी ऐलान कर देंगे, कब नहीं करना तो महमूद खान अचकजई पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। देखें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने फैसले होते हैं, जॉइंट के अपने फैसले होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के अपने फैसले होंगे। उनको इख्तियार दिया हुआ है कि वो किस तरीके से नेगोशिएशंस करते हैं, किन के साथ करते हैं। वो अचकजई साहब के साथ है। पीटीआई के अपने भी डिसीजंस होंगे, कहाँ वो ये क्या कह सकते हैं उसे, चाहे वो अडियाला जेल है या किसी जगह पे है, वहाँ पे हम अपने फैसले भी करेंगे। हम किसी फैमिली के लिहाज से नहीं है, लेकिन सिद्धू साहब को पहले थोड़ा सा, मेरे ख्याल में इनको पहले थोड़ी सी मदद करनी चाहिए अपने लीडर की, कि जिसको पिछले 9 साल से आज तक ये नहीं पता चला कि उनको निकाला क्यों है। वो बेचारे अभी भी गिलगित बल्तिस्तान जाके लोगों से पूछ रहे यार मुझे क्यों निकाला है। वो आई डोंट नो कि उनको कब पता चलेगा उनको क्यों निकाला है, या किस तरह निकाला है, या कहाँ से निकाला है। अब ये नहीं पता वो किस जगह की बात करके वहां से क्यों निकाला है, मतलब उनको जेल से क्यों निकाला था। ये जब बात करते हैं, आपने जो रेफरेंस दिया था कि वो जाके करते थे, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट थे और मफरूर भी थे, दोनों थे। मफरूर इन अ वे कि उन्होंने कहा था कि मैं 4 से 6 हफ्ते में एक स्टैम्प पेपर, बात उसकी वैल्यू की नहीं है कि 50 रुपए की है, बात उस स्टैम्प पेपर की इज्जत की है कि जो इस मुल्क के एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर लिखने के बाद भी कि ये शख्स वापस आ जाएगा। ना उस शख्स जो गारंटर था उसने अपनी जो जो वादा था उसको पूरा किया, और ना वो शख्स जो उसकी बेसिस पे निकल के बाहर भागा था और उसने कहा था कि मैं तो इलाज करवाने जा रहा हूँ। हालांकि इन्हीं के ये एक सेनेटर है जो इन्हीं की वोट से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका तो ब्लड हम लोगों ने अपने घर में, और पता नहीं किसका कह रहे थे कहाँ से ब्लड निकाला था, कि वो निकाल के हम लोगों ने ये सारा खेल रचाया हुआ था, और विद जनरल मोहम्मद फैज। साहब, ये तो चले उस तकरीर का रद्द अमल है। असल सवाल ये है जो आपने 10 जून की कॉल दी है, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है? क्या वजीर खजाना को कहेंगे कि मर्जी से तकरीर करें, हमारी तरफ से कोई इस बात कोई एजेंडे की कॉपी भी नहीं फाड़ेगा? और फिर यह सवाल, इस वक्त सवाल आपसे ये है कि अगर वो नहीं मुलाकात करवाते, जो क्या सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बजट पास नहीं करेगी, या फिर वही बात है कि शोर शराबा भी होगा, बजट भी पास होगा, गवर्नमेंट फिर ये कहेगी ये तो बस सिर्फ बातें ही करते हैं? देखिए, वजीर ख़जाना साहब, अब मैं क्या कहूँ उनके कि वो बजट वो तकरीर करेंगे, वो उसका टाइमिंग का ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन बेग साहब तो कुछ और कहते हैं उनके बारे में। तो अब मुझे नहीं पता कि वो उनकी बजट तकरीर कितने टाइम पे होगी, क्योंकि वो टाइमिंग के लिहाज से तो मोहसिन बेग साहब कुछ और कहते हैं। एहतजाज का अपना वो होगा, अगर उन्होंने कॉल दी हुई है तो उसके ऊपर अभी बैठ के डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो डेफिनेटली होगा। फिलहाल तो डेट हुआ ना, लेकिन लेट्स सी। देखिए, लेकिन बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों को एक डर है, इन लोगों को एक खौफ है, ये इमरान खान से बात नहीं करवाना चाहते और कुछ नहीं ना, देयर इज नथिंग इन इट। सब ये कहते हैं, और सिर्फ देखें, या ये बेसिकली दे आर नॉन डेमोक्रेटिक पीपल, ठीक। दे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। यही वजह है कि इन लोगों का आज लीडर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है, पिछले 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में है, और आज भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रजा अरुण साहब को जरा शामिल करें। आप कह रहे हैं कि ये असल में नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं जिनको ये पता नहीं जमहूरियत क्या है। लेट मी फिनिश जी, लेट मी फिनिश सेंटेंस। और आज भी इनका जो मेन मौकफ ये है कि हमारा जो मेन जो ओपोनेंट है वो पॉलिटिक्स से बाहर रहे,
और ये लोग अंदर रहे बिला मुकाबला बगैर किसी उसके ये लोग करते रहे जैसे बिल्कुल हमेशा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि खान साहब को रिंग से बाहर रख के ये जो है ये फाइट लड़। रजा अरुण साहब, मुझे ये बताइए कि चले जो पीटीआई के कंसर्न्स हैं वो तो उनका इजहार करते हैं, ये पीपल्स पार्टी वालों को क्या हुआ है? कभी फॉर्म 47 की बातें आप करते हैं, आज मैं चंद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये पंजाब पुलिस आ गई है, जीबी को पंजाब ना समझा जाए, वुजरा के हवाले से है। चले इनकी तो मुलाकातें नहीं हो रही इनके लीडर से, सुना है हुकूमत की कुछ आपसे मुलाकातें हुई हैं, कल भी मुलाकात थी और आज भी मुलाकात है, ये बजट से मुतल्लिका है या कोई वो जो तरमीम की बातें थी, क्या कुछ पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट कन्वे कर रही है अभी तक? जहां तक मेरी नॉलेज में है कि बजट के हवाले से कमेटी अनाउंस की थी बिलावल साहब ने, और उसी की मुलाकात आज भी हो रही है। और उसमें जाहिर है बजट तजावीज जब सामने रखी जाएंगी कल तक, तो जो मेरी नॉलेज में है कि जो बजट है उस हवाले से कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया कि जिस पे बात हो सके। तो आज शायद हो, तो जब वो हो जाएगा तो उससे बात कर लेंगे। नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू है, शर्मिला फारूकी साहब कह रहे हैं कि ये वो धांधली की बातें कर रहे हैं। उमर दराज भाई, इलेक्शन हो रहा है ना, इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन में दो पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई है ना, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, फिर पीटीआई भी। आई डोंट नो वेदर पीटीआई के नाम से लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, आजाद उम्मीदवार है। बहरहाल पीटीआई तो इलेक्शन हो रहा है, वो एक चार्ज एनवायरनमेंट है, वहां पे पॉलिटिकल स्पीचेस हो रही हैं, आवाम से गुफ्तगू हो रही है, और वो एक जाहिर है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है। तो वो बयान तो उस कॉन्टेक्स्ट में सारे के सारे यानी इस्लामाबाद में आप इत्तेहादी होंगे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप कहेंगे कि ये सब कुछ इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं, पता नहीं चलेगा इस्लामाबाद में कौन है। ना ना ना, गलत फहमी आपकी। हर जगह कहीं भी दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ी हो तो मुझे बता दें। जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, मुस्लिम लीग भी खड़ी हो रही है, पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो रही है। तो जो हमारा सपोर्ट है विफाक के अंदर, वो तो इस हद तक है कि विफाकी हुकूमत को जो वोट की सपोर्ट चाहिए टू बी इन द गवर्नमेंट, वहां तक तो हमारी सपोर्ट है, लेकिन हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। हम ठीक है, हम एक हिस्सा जरूर हैं कि हम उस हाउस की तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है ना, बाकायदा हिस्सा तो नहीं है ना। ये ज्यादा लफ्ज़ आपने बाकायदा शामिल करके जरा उसको मजीद जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, बाकायदा का लफ्ज़ ऐड करके कि हम बाकायदा गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, फिर आपसे पूछेंगे कि आप ऑपोजिशन के अंदर है। देखिए ना, ये उमर दराज भाई, अब ये टेक्निकल पीपल्स पार्टी ने किया है ना, कि उन्होंने जिस तरीके से अपना एक दायरे चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरीके से अपने आप को मैनेज किया है या अपने को पोजीशन किया, तो वही बताऊंगा ना मैं आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा संधू साहब, ये बताइए कि ये जो तरमीम है, इस किस्म की बातें हो रही थी, कल तारिक फजल चौधरी साहब हमारे ही अलीना शिगरी साहबा के शो में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि आइन में तरमीम बेहतर है कि आइन मुअत्तल हो जाए। ये किसी खदशे का इजहार है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये रियलिटी है? गवर्नमेंट को ऐसी बातें क्यों करनी पड़ रही हैं जहां आइन की मुअत्तली की बातें होना शुरू हो जाएं? देखिए उमर दराज साहब, सबसे पहले तो मैं रजा भाई का रजा हरून साहब की बात को सेकंड करूंगा। इलेक्शन की एक अपना माहौल होता है, उसमें हमने एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है, उन्होंने हमारे खिलाफ करनी है, हमने उनके खिलाफ करनी है। कोई भी इलेक्शन लड़ेगा ऐसा ही होगा। नंबर 2, जो मोहतरम उन्होंने कहा कि अपना मोहम्मद साहब ने, हमारे मोहम्मद साहब ने, काबिल एहतराम है मेरे लिए, कि बड़े मियाँ साहब बार बार कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये एक तमांचा है उस निज़ाम के मुंह पर। असल में इनको समझ आनी चाहिए बेसिकली कि इनका तो प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं ना, नुसरत फतेह अली खान कहता है कि किसी का यार ना बिछड़े, ये कहते हैं किसी का साकिब निसार ना बिछड़े। इनसे ये प्रॉब्लम बन गई इनको। नंबर 2, ये जो स्टैम्प पेपर वाली बात है, आई वाज इन द कोर्ट एज ए लॉयर, उसी कोर्ट में जो जज थे नजफी साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज हैं, उन दोनों जजेस ने मामला भेजा था फेडरल कैबिनेट को। फिर जो 6 हफ्ते की गारंटी थी, उसमें मेरे पास है स्टैम्प पेपर, इनके पास भी होगा, उसमें लिखा था कि जब ये ठीक होंगे ये वापस आएंगे। 6 हफ्ते वाली बात कोई नहीं थी। मैं आपको आई कैन गिव यू राइट नाउ इवन। दूसरे नंबर पे वो जब उनका हुआ ट्रीटमेंट हुई है व्हाट्सएवर, नंबर 4 ये कैबिनेट ने पास किया था, इमरान खान साहब की कैबिनेट ने पास किया था कि उनको बाहर जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा जी कि शीरी मुजारी और एक तो पता नहीं रो रहे थे जी वहाँ पे, ये खान साहब ने खुद अपनी स्पीच की। तो ये बताया। दूसरा ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हमसे डरते हैं वरते, अब खत्म हो गया सिलसिला इनका। वो जो शहर था ना जी, एक बंदा कुएं में गिर गया तो उधर से भी अपना रोप झाड़ रहा है, कहता मुझे इधर से निकाल लो। इस सवाल का जवाब तो मिल जाना चाहिए ना, क्यों निकाला? अब 10 साल हो गए इस बात को। ठीक है, चलो उनका अपना, देखो वो तो मियां साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं ना। तो ये कुएं है ना, एक बंदा कुएं में गिरा तो वहां से अपना रोप झाड़ रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो वरना मैंने किसी तरह मुंह कर जाना है। उन्होंने तुझे कितने जाना है, उन्होंने तो खुद किसी डिग पे जो काम तोड़ा, खत्म हो गया। अभी आपकी बात आ गई तरमीम की, 28वीं तरमीम, जो मुझे पता है जितना मैं क्योंकि मैं VOP वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, जितना मेरा सिस्टम के अंदर वो नहीं है, मैं नहीं है सिस्टम अपना जो है, उधर बड़े लोग बैठे हैं। तो मैं, लेकिन ये कि 27वीं का देख दो, 28वीं तरमीम आनी 28वीं है। नंबर 2, तारिक फजल साहब इस बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं
कि मतलब उन्होंने ये बात किस पैराए में कही है। लेकिन अभी तक 28वीं तरमीम जो भी है ना जी, मेरी बात हुई थी राणा सनाउल्लाह खान साहब से, ही इज़ अ मतलब सीनियर पर्सन और मेरे तो मतलब सबसे मेरे सियासी उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे जो बताया कि अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही, और अगर 28वीं तरमीम आती है तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर बाकी पार्टीज को फिर लाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लाई जाएगी। बिल्कुल ठीक, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि जो आइन के हवाले से अब बातें तरमीम के हवाले से हो रही हैं, ये अचानक से गवर्नमेंट को वाकई कुछ सिस्टम को खतरा है? अगर खतरा होगा तो फिर रिप्लेसमेंट तो पीटीआई है, या पीटीआई को ऑल्टरनेट हो सकती है। ये क्यों बातें हो रही हैं आइन की मुअत्तली की या फिर आइन की तरमीम की? देखिए, अभी सिंधु साहब ने बात की है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। देखिए, डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो आपके आइन के मुताबिक चलती है, ठीक। और आपके जो पॉलिटिकल डिसीजन, डेमोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं, वो आइन को सामने रखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी लेती है। जब आपका आइन 2 या 3 जगह पे लिखता हो कि विद इन 90 डेज ऑफ द असेंबली के डिसोल्यूशन आप उसको विद इन 90 डेज इलेक्शंस कराओगे, ठीक। और उसके बाद फिर वो बीच में कभी ये कभी इफ्स एंड बट्स डाल के वो 90 डेज ना करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो डिसीजन लिया बेस्ड ऑन आइन जो आपको बताता है, और उसके बाद पे जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई है, तो उसमें जिस बंदे ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर नहीं आता। जो आइन के रखवाले हैं और जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी करने वाले हैं, वो जब उस चीज को खराब करना शुरू कर दे, तो इसमें आपका मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सिस्टम। अब बात जो चल रही है जो 28th अमेंडमेंट की है, देखिए ये अगर आप बात चीजों को देखें, आइन के अंदर छोटे मोटे चेंजेस हर दफा आती है। मतलब 18वीं तरमीम के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आई, लेकिन बाज तरामीम ऐसी होती हैं जो आपका पैराडाइम शिफ्ट करती हैं। पैराडाइम शिफ्ट करने वाले आइन होते हैं ना, वो आमतौर पे 1 या 2 या 3 क्लॉजेस पे नहीं होते, वो आमतौर पे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पैराडाइम, जैसे 18वीं तरामीम एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था, ठीक। इस तरीके से जो 26वीं तरामीम थी, ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था। इस आप लोगों ने जुडिशरी को तकरीबन खत्म करने के लिए किया, फिर पता चला कि इसमें चंद चीजें रह गई, वो आपने 27वीं में पूरी कर दी। तो 28वीं तरामीम में जो मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि हम लोग 18th अमेंडमेंट के अंदर से ये चीजें खत्म कर लेंगे। आपने पावर एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी चीजों का अब पैसे का मसला रह गया कि पैसे का मसला हम उस जगह पे करें, क्योंकि विदाउट मनी द पावर मे नॉट बी एबल टू डू व्हाट इट वांट्स टू, ठीक है। अब इसके अंदर उस पूरी चीज को कंसंट्रेट उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जिस तरफ ये चाहते हैं। अब इसकी बेसिस पे तंजीम का है तारिक फजल चौधरी साहब ने, या उन्होंने जेन्युइनली कहा है, उनको जो कहा गया है वो कहा है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे सिंधु साहब कह रहे हैं, इसका जवाब वो खुद देंगे। रही बात राणा सनाउल्लाह साहब की, देखें, अगर सिंधु साहब के वो उस्ताद हैं, वो वाकई उस्तादों में से उस्ताद होंगे। ये बात 28वीं तरामीम की उन्हीं के बाद शुरू हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी 28वीं तरामीम में हम लोग चाह रहे हैं कि 18 साल से हटा के जो उम्र थी, ठीक है, वो सारे वोटर की तरह ये बेसिक चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? जब 18 से 25 पे ले जाएंगे, ये 7 साल हैं। 7 का मतलब है तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर को ये डिफ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं, 2.5 करोड़ वोटर को। लेकिन शायद इनको शायद उसमें बहुत ज्यादा बैकफायर हो रहा था। ओवरऑल इन्होंने ये शोशे छोड़े होते। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोगों ने खुद ही बात की और उसको मार्केट के अंदर उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई। रजा राम साहब, ये पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कहा ना कि बाज़ाब्ता हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मसला ये है कि आप वजीर आजम के लिए वोट भी देते हैं, आप तरमीम के लिए वोट भी देते हैं, फिर आप मुखालफत भी करते हैं। तो अब ये बताइए, ये जो तरमीम आ रही है, ये -1 के फार्मूले, फलां माइनस, ये तो हम हर हुकूमत में ही सुनते हैं। जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी बातें पिछले दिनों में आई, फिर मोहसिन नकवी साहब को उस पर ट्वीट भी करनी पड़ी। अभी तक कोई मुशावरत आप लोगों से या आपके सर्कल्स में होना शुरू हो गई है, या जिन खदशात का, या जो कल का गुफ्तगू है तारिक फजल चौधरी साहब की, कोई ऐसा खतरा मौजूद है, या मामूल के मुताबिक तरमीम आएगी और पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऑन बोर्ड होगी और वोट भी करेगी और सिस्टम स्मूथली चलेगा? 2-3 चीजें हैं तो मुझे मौका दीजिएगा। नंबर 1 बात तो ये है कि चूंकि आज तक कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर आपने उस पर बात करनी है क्या जराए से चल रहा है या क्या कोई बैठ के टीवी पर कह रहा है,
तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो पॉइंट सामने आ रहे हैं उसमें एक आध पॉइंट तो जैसे लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उसको एम्पावर किया जाए, उसकी आइन में कोई प्रोटेक्शन दी जाए, वो तो जाहिर है चेयरमैन साहब खुद भी 87 तरमीम पे फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कह चुके हैं कि ही विल अप्रिशिएट एंड ही इज प्रिपेयर्ड टू। बाकी जितनी बातें हैं वो तमाम मैं समझता हूँ कि कोई कोई ठोस चीज उसमें अभी तक मैं सामने एक नहीं हवाला आई। दे देता हूं आपको। बिलावल साहब गिलगित में खिताब कर रहे थे तो उनका कि वो कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। ये भी तरमीम मैं में यही थी कह कि रहा हूँ ना कराची कि को हाँ ये जो हम सॉरी टू से आपको नहीं कह रहा अमर भाई, लेकिन जो हम 7 बजे से शुरू होते हैं ना टीवी पे हाँ, और उसके बाद जो 11 बजे तक चल रहा होता है 10 से और तक, उसका कहीं ना कहीं तो किसी ने, अब वो जाहिर है पब्लिक जलसा है उसमें उन्होंने एक जवाब दे दिया उस चीज का और वो उन्होंने किसको जवाब दिया? उन्हीं लोगों का जवाब दिया ना जिन्होंने 7 बजे से लेकर 11 बजे तो यही बात करनी है कि जी मोमिन साहब बताइए क्या हो रहा है। हो ही नहीं रहा कुछ, जब वो नहीं होगा नहीं जब देख लेंगे। वैसे रजा रजा और हारून उसके भाई लिए अच्छा ये मीडिया वालों ने तो कराची को या गवादर को विफाक के मातहत नहीं लेके आना ना, इस्लामाबाद में सारे नहीं एंकर्स नहीं बैठे लेना उन्होंने तो फैसला करना है। वो तो जिन्होंने लेकर आना है वो फिर उन्होंने आपसे मुझसे पूछ के तो लाना नहीं है ना भाई। ठीक। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल ये मीडिया पे ही चल रहा है ना कि मीडिया पे एक बार मैं हुमायूं भाई को सुन रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। देखें इलेक्शंस की एक हमारे यहाँ तारीख है ना, डेमोक्रेसी पे उन्होंने बात की, मैं हुमायूं साहब को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पार्टी मामला पे गुफ्तगू ना करूं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ ठीक। कि पीटीआई पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है कि जब उसने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया कई साल पहले, और उसमें उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन बनाया अपना जस्टिस वजी को, तो उस इलेक्शन में क्या क्या किया उन्होंने? वजी साहब की क्या रिपोर्ट आई थी? वजी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने के पीसीओ पे हर देने से इनकार कर दिया। जब उनको इलेक्शन कमीशन बनाया तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उम्र पंड से ताल्लुक रखती है, ठीक। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली हुई, उसमें पैसा चला है। वो जहांगीर तरीन और प्रवेश खड़क साहब वाला मामला जो था। सर नहीं कोई जहांगीर परवेज पीटीआई का मामला बोले ना सर, सीधा सीधा है ना। जहांगीर तरीन परवेज खट्टक तो छोड़ चुके पार्टी, तो पीटीआई की बात नाम कर तो रहा नहीं हूं मैं। कहते। दूसरा सर सुन तो ले सर, दूसरा जो पार्टी पे संगीन इल्जाम लगा था डेमोक्रेसी की दावेदार पार्टी पे, वो फंडिंग का है। ठीक। और ये फॉरेन फंडिंग का इल्जाम चले मैंने कह दिया आपने कह दिया, वो तो फाइनेंशियल टाइम्स में शाया हो गया ना पूरा। वो कौन सा वुटन क्रिकेट क्लब का था कि वहां से पैसा जो है यहाँ आ रहा था, तो और उसमें भी केस चल रहा है। सो आप जब बात करते हैं, जब दूसरे को दर्ज दे रहे होते हैं, जब दूसरे पर आप तरह तरह के इल्जाम लगा रहे होते हैं लीडरशिप पे, तो अपनी लीडरशिप का हाल तो देखें ना कि ना आपने इलेक्शन करवाए पार्टी के अंदर, ना चले मैं कहता हूँ ढकोसले के इलेक्शन हो, ठीक। ढकोसले के ही कराए हो, वो भी नहीं कराया आपने। आप देखें ना 8-8, 9-9, 10-10 साल बगैर इलेक्शन के पार्टी चलती रही है, और ये दूसरों को कहते हैं कि यहाँ खानदानी पार्टियां हैं और पार्टियों पे कब्जे हैं। यार कोई खुदा का खौफ करता है आदमी, यार ये बात करता है, वो अपने ऊपर नजर तो डालें। फिर आप ये देखेंगे आपका चेयरमैन आज, आपका सेक्रेटरी जनरल, आपका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, या दे आर ऑल नॉमिनेटेड। कौन सा इलेक्शन हुआ आपकी पार्टी का? तो आपके यहाँ भी तो नॉमिनेशन पे काम चल रहा है। फिर आप देखेंगे आपके सारे पार्टी अहदेदार के होते हुए इतना बड़ा मिस फॉर्चून है उमर दराज भाई कि इस पार्टी के मरकजी अहदेदारों की आप देखें हैसियत क्या कर दी है बानी ने, कि वो मौजूद है और पार्टी के सियासी मामला का अख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया। चले मैं जरा संधू साहब की तरफ जाने से पहले मोहम्मद साहब आप इस पे कमेंट कर लें। एक मिनट उमर दराज जी मुझे जी 30 सेकंड्स और दे दे, फिर मत दीजिएगा। ठीक। दूसरा, इन्होंने सेनेट, उनको कौमी असेंबली का उन्होंने वो लीडर बना दिया, ओपोजिशन लीडर, पार्टी का आदमी इस काबिल भी नहीं है। सेनेट के अंदर लीडर बना दिया मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, मतलब वहां अली जफर साहब जैसे लोग बैठे हैं। और आज पार्टी के धरने का ऐलान कर रहा है सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी तो पार्टी का अहदेदार ही नहीं है। So what kind of a party and a party democratic system, या ये कोई आपको किसी को हायरार्की नजर आती है? कोई इस पार्टी का कोई डिसिप्लिन नजर आता है आपको? नहीं नजर आता। तो जब ये दूसरी पार्टी के लिए बात करते हैं ना, मोमिन भाई बहुत अच्छे आदमी, मोमिन भाई लीडरशिप में नहीं है, बदकिस्मती से। ये हो गए तैमूर झगड़ा साहब हो गए और अली मोहम्मद साहब हो गए, इस तरह के मैं बहुत से नाम गिनवा सकता हूँ जो बड़े सीजन किस्म के लोग लगते हैं जब इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बदकिस्मती ये लोग लीडरशिप में नहीं, ये लीडरशिप में नहीं है। मोहम्मद साहब आपको जवाब मिल गया कि कौन कितना डेमोक्रेटिक है। देखिए जी, बिल्कुल सही कहते हैं, डेमोक्रेसी का इनका बिल्कुल है। जब तक जिस पार्टी के अंदर पूरी दुनिया में पार्टी जिसके अंदर आप एक विल की बेसिस पे पॉलिटिकल लीडरशिप का इंतखाब करें, तो वाकई इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी तो मैंने आज तक नहीं देखी।
भाई आप विल की हैसियत कि भाई मेरे मरने के बाद ये बंदा बनेगा, इससे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती। पीटीआई की जो ये बात करते, 2013 के हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे, वो 2013 के इंटर पार्टी इलेक्शंस में ऑलमोस्ट तकरीबन कोई लाख सवा लाख लोगों ने फिजिकल जाके वोट दिया था। ठीक। इससे सब जहली था मुझे यार। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसमें वाकई मैं उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा था। मैं सेक्रेटरी इंटरनेशनल जो पीटीआई का होता है, इंटरनेशनल चैप्टर्स का जो सेक्रेटरी होता है, उसके ओहदे पे खड़ा होके मैं जीता था इंटर पार्टी इलेक्शंस। ठीक है, उसमें दो ग्रुप थे, एक जहांगीर तरीन का था और एक सैफुल्ला न्याजी का था। ये दो ग्रुप थे जिसमें हमारे अपने प्रेसिडेंट बड़े साहब। अदब के साथ इमामी साहब, आप जस्टिस वजीर साहब की रिपोर्ट का हवाला देना, वो कोई मेरा आदमी सर मैं थोड़ी था, उधर भी आ वो रहा तो हूँ, तहरीक मैं इंसाफ उधर के भी थे। आ रहा हूँ सर, मैं उधर भी आ रहा हूँ सर। देखिए इस तरह थोड़े है, ना इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन ही जाली सर हुए एक थे, मिनट है वो जना, बता एक दें मिनट है वो। जना, अलाउ मी सर, अलाउ मी सर। सर देखिए सर आई एम अलाउइंग यू, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कम टू द सर आप पॉइंट ना। दरमियान में बोल रहे हैं ना सर, तो दैट्स नॉट अलाउइंग ना सर, अलाउ मी टू स्पीक। ठीक है सर, उसमें ये है कि सर सर देखिए दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डेमोक्रेसी इज, कि आप इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो बैठ के बताता है कि इसमें ये कंप्लेन्स आई है, ये सारी चीजें हैं, और इसमें कोई शक नहीं बात जगहों पे पैसे चले होंगे, मैं उसको डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं खुद भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और हमने कंप्लेंट भी की है, और हम लोगों ने खुद कहा हुआ है कि ये इस किस्म की चीज हुई है, बट दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज जिसके अंदर है। आप मुझे एक बात बताएं, आपके उसमें बिलावल भुट्टो साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी बा हो गए, उनकी बहन, मैं बताता हूँ। काफी सारे हो गए। इनमें से कौन है जो जो जिसके बगैर मतलब भुट्टो फैमिली के बाहर आज 40 साल बाद भी आप लोग वही 70 साल पुराने बेसिस पे वोट ले रहे हैं? आपके अपने क्या काम किए हैं? थे तो वो आबा तुम्हारे ही, लेकिन तुम क्या हो, हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। मैंने बात इसलिए की उमरदराज भाई कि इलेक्शन कमीशन का जो लॉ है, एक्ट है, सिद्धू भाई विल बेल मी आउट, कि उसके अंदर यही दो कंडीशन है कि आपको पार्टी सिंबल मिलता है। नंबर एक, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन इंटर ढंग के पार्टी कराए हो। राइट। नंबर टू, आपने जो है ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी। दोनों काम में फेल हो गए ना, फिर कहते हैं हम पार्टी हैं। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि वो जरा एक लीगल रिक्वायरमेंट है। मुझे अगर आप इजाजत दें तो जरा मैं ब्रेक से ओलूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा संधू साहब, शहबाज शरीफ साहब एक जमाने में कहते थे कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है, अगर उसका 30% भी हमें मिले तो हम मुल्क को बदल देते। शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद वजीर आजम होंगे शायद जिन्हें मुसलसल 5वां बतौर वजीर आजम बजट पेश करने जा रहे हैं। आज ये जो एक तो ये बताएं कि आपने नारा लगाया था कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा रहे हैं। अब 5वें बजट के बाद अपने विजन को इंप्लीमेंटेशन का कोई रुकावट रहती नहीं है। इस बार खबर आई कि 45,000 रुपए कम से कम उजरत की तजवीज सामने आई, जरा फाइनल तो वो बजट में होगी। 5वें बजट के बाद आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो विजन था वो आपने डिलीवर किया है? आज 5 साल के बाद, 5वें बजट के बाद लोगों की हालत इमरान खान की या पिछली गवर्नमेंट से बेहतर है? और आप चूंकि ग्राउंड से वो चीज़ों को जानते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, 45,000 में अगर कम से कम उजरत रखी जाए, एक आम फैमिली का घराना 45,000 में से चल सकता है? सबसे पहले मैं रजा हारून साहब की जो बात उन्होंने की है मोहम्मद साहब के लिए, और मोहम्मद साहब उन चंद सेन वॉइसेस में हैं जो लॉजिक पे बात करते हैं। बहुत थोड़े लोग अब इनमें रह गए हैं, चूँकि 2-4 ही मेरे ख्याल में, बाकी तो जो कुछ हो रहा है 4 लोग आपने कहे हैं। 2-4 होंगे, इतने होंगे। अच्छा, जो इन्होंने बात की ना कि मोहम्मद साहब ने, पहले उस पर आ जाऊँ, क्योंकि मैं आइन का स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटरनेशनल लॉ किया, उसमें मुझे बताना एक सिर्फ छोटी सी आपकी इजाज़त से कि आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि व्हेन एनी एक्ट or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of that act or things shall not be invalid. ठीक। ये आर्टिकल जो कह रहे थे ना 90 दिन में इलेक्शन करवाने वाले होते हैं, ये उसकी बात है कि अगर उसमें नहीं होता है, क्योंकि एक पूरी हायरार्की है सिस्टम है इलेक्शन के सिस्टम की। दूसरी बात जो आपने की, आप देखिए आज किस आलमी तन्हाई से हम निकले हैं। ठीक। ये और मैं समझता हूँ कि मैं तो मोदी को मतलब मैं तो कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलता, लेकिन उसकी अपनी ये गलती ने, पहलगाम के झूठे वाक़े ने, जिसमें आप मीडिया ने बहुत साथ दिया। अभी देखिए आप आलमी तन्हाई से निकले हैं, आप किस लेवल पे आपको मिल रहा है, अपना क्रेडिट मिल रहा है। रिसेंटली आई वाज इन हवाई यूनिवर्सिटी, कैन यू बिलीव, आल्दो मतलब मेरा पासपोर्ट दूसरा या व्हाट्सएवर, जब उन्होंने पाकिस्तान देखा, खुदा जाने, यकीन करें, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर डूइंग दिस थिंग, इसमें फील्ड मार्शल साहब का हाथ है। और इन दोनों को, इमरान खान साहब को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी, लेकिन सपोर्ट वो जब मिली थी, उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज्यादा उनको मिली है, ज्यादा आपकी गवर्नमेंट को मिली?
नहीं, हम तो जी एक दोनों क्या करना चाहिए, मुल्की मफाद की खातिर हम सारे इकट्ठे हैं। अच्छा हुआ ये कि इनके कर्नल साहब एक होते थे, लियाकत साहब, ऊपर बैठ के हाजिरी लगाते थे कौमी असम्बली में, मुझे याद है, हर चीज़ याद है, कुछ भी नहीं, मुझे चीज़ें भूलती नहीं है मुझे ना, थोड़ा सा अच्छा हाफ़िज़ है। इसके अलावा मतलब एक एक गिनती कोरम पूरा कराना, उन्होंने खुद कहा कि कोरम तक हम पूरा कराते थे। तो आप ये कहते हैं कि ये इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। भाई अगर आपको उड़ना नहीं आता तो फिर आप पंगा ने आपने क्यों लिया, उन्हीं से आप पंगा ले रहे हैं। अगर फील्ड मार्शल ने को बातें बता दी खान साहब को, बड़े वो करीब थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये करप्शन हो रही है, तो उसी बात पे गुस्से में आके कहा कि नहीं जी इसको हमने वो नहीं बनने देना, कोर कमांडर नहीं बनने देना, ये नहीं करने देना, अपना सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने देना। तो ये ऐसी गलतियां आधारों से नहीं लड़ा जा सकता गोंदल साहब, आधारों से कभी नहीं लड़ा जा सकता। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया देखी है, जो कुछ 9 मई को इन्होंने किया था, अगर वो कामयाब हो जाता तो वो इनकलाब था, वो नाकाम हो गया वो बगावत बन गई। दो ही चीज़ें होती है ना, तीसरी तो चीज़ कोई नहीं होती कोई भी। लिहाजा जिस तरह से अब भी ये कह रहे हैं अपना इनको अपने एटीट्यूड्स पे, और मैंने आपके प्रोग्राम में मैं बात ओपनली करता हूँ, हमारे मोहम्मद साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरी सीट मतलब कोई एक ऐसे बाजू करूँ आगे जो इनसे मेरा हाथ मिल जाता है सेनेट में, ये अब भी लाएं, अपना लिख के लाएं, आपको दे दें। मैं नेक्स्ट वीक में स्पीकर साहब के कमरे में प्राइम मिनिस्टर साहब आके इनसे मीटिंग करके मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करके गवर्नमेंट और अपोजिशन मीटिंग की बात बिल्कुल पहले भी हुई थी, लेकिन ये जब जाते हैं ना, इनको पता है जब अडियाला जाते हैं वो मानते नहीं आगे से, बाकी वो कुछ लोगों को तो फवाद चौधरी बता रहे थे शटअप कॉल दे देते हैं आगे से। पहले भी मीटिंग हुई थी 26 जुलाई, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई थी 2 साल पहले की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लीजिए जिसमें थे और वो जी तो, लेकिन उन्होंने आके कहा कि नहीं जी वो कहते जी नहीं, मैं इनसे कोई बात नहीं। मोहम्मद साहब ये देखें, एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास भी इख्तियारात नहीं है, दूसरा ये बताएं कि चले आपके जो अंदरूनी मामलात है, खान साहब की रिहाई है, वो तो पार्टी का मसला है, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास एक अपोजिशन का रोल भी है। बजट आने वाला है, अमूमी तौर पे बजट के से पहले एक शैडो बजट आता है, शैडो कैबिनेट होती है, जो जब जमहूरियत की आप बात करते हैं, यूं लग रहा है जैसे अवाम का मुकदमा भी इस वक्त पीटीआई उस तरह से नहीं लड़ पा रही, या गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर पा रही, वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हो, वो बाहर हो, ताकि पता चले गवर्नमेंट की नाकामियां उसके सामने रखी जाएं, लूप होल्स बताए जाएं, फिर पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा। अब देखें ना, 45,000 के अंदर आप बताएं कि इस वक्त गुजारा हो सकता है काम घराने का? देखिए जी, इस वक्त बिल्कुल 45,000 छोड़े हैं, 1-1.5 लाख में बमुश्किल गुजारा शायद होता हो उस लिहाज से। देखिए ये जब बात करते हैं ना कि इसकी, अब मुझे लेकिन 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों से तो बेहतर है ना सर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप मेरे साथ किसी दिन बैठ जाना, मैं आपको गिना दूंगा कि वो 1 करोड़ नौकरियों में से 3.5 साल में ऑलमोस्ट 70 लाख नौकरियां हो चुकी थी। अच्छा, है ना, मैं आपको ये बता दूंगा, मेरे पास पूरे फिगर्स हैं। आप दोनों कभी स्टूडियो में बैठ के मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है। मैं उनको वैसे क्लिनिक पे भी जाता हूँ, कॉफी पी के आता हूँ, मैं ओपनली बात करने वाला हूँ। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप लोग थ्रू आउट हर एक के साथ करते हो। सुनने में आया है कि जो सर्जरी बाकू में हुई है उस सर्जरी को कहा जा रहा है कि लाहौर में हुई है। अब ये चीज़ें मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन वो जिस हॉस्पिटल का नाम कह रहे हैं वो है भी ENT, थ्रोट एंड नोज के लिहाज से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। खैर उसको भी छोड़ दें, दैट्स समबडीज पर्सनल राइट टू डू इट। हाँ वो और बात है, वो पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के ऊपर उनका भरोसा नहीं है वो लोग, और पिछले 40-50 साल में उन्हें पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की कि यहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए। आपको इंग्लैंड में कोई डॉक्टर आपको तैयार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई डॉक्टर इस काबिल नहीं है कि जो आपका इलाज कर सके। व्हाट द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम इज। अब इन लोगों ने जो एक और बात की थी, देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, बाज पोजीशंस में किसी भी जगह पे मुझे एक बात बता दें, ये पॉलिटिकल लोग होते हैं जिन्होंने डिसाइड करना होता है किसको क्या चीज़ मिलनी चाहिए क्या चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, उसके लिहाज से अगर आप ये कह दें कि यार ये इस और उस चीज़ को अगर आप पॉलिटिकल की बजाय आप उसको एक क्या अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आप उससे कर लें, ठीक है। अब तीसरी बात ये है, अगर इन लोगों को, मैं जब कहता हूँ ना खौफ है, अगर इन लोगों को खौफ ना होता, ये पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप को अभी सलमान अकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान एंटर नहीं होने दिया, इन्होंने असद कैसर को यहाँ एयरपोर्ट पे रोक दिया, उनकी वजह से कितने लोग, साद रफीक साहब वगैरह ने ट्वीट भी किया इस बात के ऊपर, जो वहाँ पे जुनेद अकबर वगैरह गए हुए थे उनको उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला है। ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम है। ये लोग कभी, ये याद रखें, ये लोग कभी भी मैरिट के ऊपर ना आए थे ना। आप कह रहे हैं कि खुद भी मैरिट पर है, फिर खौफजदा भी है। टाइम कम है, जरा रजा अरून साहब का आखिरी कमेंट लेना चाहता हूँ। रजा साहब ये बताइए कि
आपकी गवर्नमेंट, आप ये मानते तो नहीं आप गवर्नमेंट में हैं, लेकिन जाहिर है कि इत्तेहाद आपका है। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम जो है वो 5वां बजट देंगे। आप समझते हैं कि वाकई डिलीवर कर लिया है? आज आम आदमी की जिंदगी बेहतर है? अगर 45,000 भी कम से कम उजरत रखी जाए तो पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी महीना उसमें गुजर सकता है। नहीं उमर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ग्रास रूट का पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पार्टी एफिलिएशन से हट के नहीं, कोई आम आदमी खुश नहीं है, इवन सैलरीड क्लास खुश नहीं है। और 45,000 तो पीनट्स हैं, जोक है। 45,000 में मुझे कोई भी बंदा जो है वो अपने घर का बजट, मियाँ बीवी 2 बच्चे, किराए के घर का बजट बना के दिखाते यार, मतलब हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, बहरहाल एक फिजिकल स्पेस नहीं है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट हमें कहती है। हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ का ही मसला है। तो मैं चंद तजावीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, हमें पाकिस्तान में ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा विजन होना चाहिए, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमें जो है वो प्रमोट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना। जैसा आज मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर की आज मुलाकात भी थी। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको टैक्सेस कम करने हैं, सुपर टैक्स हटाना है। उसके लिए आपको जो एनर्जी की कॉस्ट है, जो कि एनर्जी कॉस्ट कम से कम रीजन के हिसाब से कंपैरेटिव तो दें आप इंडस्ट्री को, कि वो ऐसे प्रोडक्ट बना सके कि एक्सपोर्ट हो सके। ये रेवेन्यू जनरेशन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब आपके मुल्क का इन्वेस्टर जो है वो मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मुल्क से बाहर पैसा ले जा रहा है, तो जो फॉरेन बैठा हुआ है बाहर, वो देखता है इतना बड़ा रिस्क है मुल्क में पैसा लेकर आना, कि ये तो यहाँ का अपना लोकल नहीं लगा रहा। तो जब तक आप ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप फैसिलिटीज नहीं देंगे, आप वेरी राइट, जब तक जाहिर है आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं आएगा। तो आप उसी का फिर जो रिजल्ट है ना, वो एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी, आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जनाब तारिक खलील संधू साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रजा हारून साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।